Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, पर्यावरण का टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं, जो संपूर्ण सिलेबस से आपके 30 प्रश्न लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नए प्रश्न आपको लगेंगे। लेवल 1 वालों के लिए ये टेस्ट है। लेवल 2 वालों के लिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने सामाजिक का टेस्ट तीसरा अपलोड कर दिया है। कुछ समय बाद मित्रों मैं बुद्धि का टॉपिक जो है, बुद्धि के सिद्धांत अभी चल रहे हैं, उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो बिल्कुल आपका साथ बनाए हैं और चलिए आप भी पूरा सहयोग करें, वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम पारित कब हुआ? 1991 में, 1994 में, 1996 में और 2003 में। तो मित्रों, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका? साथियों इसका सही आंसर है 1994 में लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ। तो मित्रों दूसरा विकल्प इसका सही है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का। ये जो क्वेश्चन है, ये आपको जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं उनमें से ये प्रश्न लिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आता है मित्रों। दूसरा प्रश्न है, लेवीरेट है। क्या है लेवीरेट? प्रेम विवाह है, देवर के साथ विवाह करना भाभी का, समुदाय विवाह है या साली के साथ विवाह करना है? तो मित्रों राइट आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? साथियों इसका राइट आंसर है, लेवीरेट का मतलब होता है देवर विवाह। क्या होता है? देवर विवाह। पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा अपने देवर से शादी करना ही लेवीरेट कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? शुरुआत में 16 वर्ष रखी गई बालिकाओं की आयु, 14 वर्ष रखी गई, 15 वर्ष रखी गई और 17 वर्ष रखी गई। तो मित्रों राइट आंसर बताइए तीसरे प्रश्न का। साथियों इसका राइट आंसर है 14 वर्ष। प्रारंभ में जब शारदा एक्ट लागू किया गया था तो बालिकाओं की तो 14 वर्ष रखी थी और बालकों की 18 वर्ष रखी थी, लेकिन बाद में इस एक्ट में संशोधन करके बालिकाओं की आयु बढ़ा करके 14 की जगह कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई है। तो मित्रों यहाँ पे प्रारंभ में पूछ रहा है, प्रारंभ में, तो इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है मित्रों, दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए किस टाके का प्रयोग किया जाता है? बखिया टाका कहलाता है वो, उसको सादा टाका कहेंगे, उसको कच्चा टाका कहेंगे या उसको तुरपाई टाका कहेंगे? तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि आप अगर दो वस्त्रों को जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए कौन से टाके का आप प्रयोग करोगे? मित्रों इसका राइट आंसर है कच्चा टाका। दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए कच्चे टाके का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न है साथियों, दवाइयों के अपशिष्ट किस रंग के डिब्बे में एकत्रित करने चाहिए? जो दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन वगैरह, ये अपशिष्ट मतलब यूज में लेने के बाद में किस रंग के डिब्बे में इनको इकट्ठा करना चाहिए? वो काला रंग का डिब्बा होता है, वो नीला रंग का डिब्बा होता है, वो हरा रंग का डिब्बा होता है या वो पीला रंग का डिब्बा होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है, नीले रंग के डिब्बे में दवाइयों के अपशिष्ट को एकत्रित करना चाहिए। कौन सा विकल्प सही है इसका? इसका सेकंड विकल्प सही है मित्रों, नीले रंग के डिब्बे में। ये क्या अलग अलग अपशिष्टों को रखने के लिए अलग अलग रंग के डिब्बे प्रयोग में लिए जाते हैं और दवाइयों का जो अपशिष्ट होता है उसको नीले रंग के डिब्बे में ही एकत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता को कितने अधिकार प्राप्त है? अब देखो भारत में नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता को 8 अधिकार प्राप्त है, 10 अधिकार प्राप्त है, 12 अधिकार प्राप्त है या फिर 15 अधिकार प्राप्त है? साथियों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 6 का पहला विकल्प, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता को कुल 8 अधिकार प्रदान किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है साथियों,
कृषि के सबसे आदिम स्वरूप को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है इसे, या इसे रोपण कृषि कहा जाता है, इसे विशिष्ट कृषि कहा जाता है, या इसे स्थायी कृषि कहा जाता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर बताना है कि कृषि का जो सबसे आदिम स्वरूप है, सबसे प्राचीन काल वाला, उस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? साथियों इसका राइट आंसर रहेगा स्थानांतरित कृषि। जो कृषि का आदिम स्वरूप है उसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। आदिम स्वरूप मतलब प्राचीन काल वाला। विकल्प नंबर प्रथम सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, 3 स्तर वाली पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? जो 3 स्तर वाली पंचायती राज संस्थाएं होती है, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था की गई है, इसका सुझाव देने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन समिति, महात्मा गांधी, मेहता समिति या नेहरू समिति? तो मित्रों इसका सही आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा जिसने 3 स्तर वाली पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था। साथियों इसका प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है मेहता समिति के द्वारा 3 स्तर वाली पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया गया था। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु स्तर पर सेवानिवृत्त होते हैं? जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कितने साल के होने पर उनकी पेंशन हो जाती है? तो वो जब 60 साल के होते हैं तब, वो जब 65 साल के होते हैं तब, वो जब 62 वर्ष के होते हैं तब, या फिर वो जब 58 वर्ष के होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा 65 वर्ष। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर पेंशन उनकी होती है? जब वो 65 साल के हो जाते हैं तब उनकी पेंशन या सेवानिवृत्त वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, पुष्कर का मेला किस तिथि को लगता है? पुष्कर में जो मेला लगता है उसकी तिथि आपसे पूछी जा रही है। तो आपका कौन सा आंसर रहेगा? कार्तिक अमावस्या को लगता है पुष्कर का मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, फाल्गुन पंचमी को लगता है, या फिर आसोज पूर्णिमा को लगता है? तो मित्रों पुष्कर का मेला किस तिथि को लगता है, आपको इसका सही आंसर बताना है। साथियों इसका राइट आंसर है कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न आता है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में स्थित है ये, या फिर मुंबई में स्थित है, या फिर चेन्नई में स्थित है? तो मित्रों भारतीय विज्ञान संस्थान जहां पर स्थित है आपको उस विकल्प का चयन करना है। बताइए मित्रों राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु में। एक बात और यार, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दिया करो। ठीक है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है मित्रों, मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? हमारे हृदय को मलेरिया रोग प्रभावित करता है, हमारे फेफड़ों को मलेरिया रोग प्रभावित करता है, या फिर हमारे पलीहा को मलेरिया रोग प्रभावित करता है, अथवा वृक्क को? तो साथियों इसका सही आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मलेरिया रोग किस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मित्रों इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 12 का, मलेरिया रोग हमारे पलीहा जो अंग है हमारे शरीर का उसको प्रभावित करता है। तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, पद RH कारक का अर्थ क्या है? RH कारक का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, लेवल फर्स्ट वाले हैं आप, और आपके साइंस भी आती है। तो उसमें एक शब्द आता है RH कारक, ये रुधिर के से संबंधित है ये। तो इसका अर्थ क्या है? रिसस कारक, रूमेटोइड कारक, रीनल कारक, या रोम्बिक कारक? तो मित्रों RH कारक का आपको अर्थ बताना है। साथियों इसका राइट आंसर है रिसस कारक। RH कारक को रिसस कारक क्यों कहते हैं? क्योंकि RH कारक की खोज सर्वप्रथम रिसिस नामक बंदर में की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, इसलिए रिसस कारक RH कारक को कहा जाता है। प्रथम विकल्प यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है, माइक्रोकांडिया
नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? आल्टमान ने दिया, ये सी बेंडा ने दिया, कोलिलकर ने दिया, या उपयुक्त में से किसी ने नहीं दिया? तो मित्रों आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। साथियों इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 14 में सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम माइट्रो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों 15वां प्रश्न, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? बायोडीजल नाम सुना होगा सभी ने, ऊर्जा का एक स्रोत है ये। तो उसके लिए पौधे, कौन से पौधे की खेती की जा रही है वर्तमान में? जेट्रोफा की, सोनामुखी, ग्वारपाटा या सफेद मूसली? तो मित्रों राइट आंसर बताए कि 15वां प्रश्न जो है इसमें पूछ रहा है बायोडीजल के लिए कौन से पौधे की खेती की जा रही है। साथियों इसका राइट आंसर है बायोडीजल के लिए जेट्रोफा, जिसको आम भाषा में रतन जोत कहा जाता है, इसकी खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 15 में प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, या फिर समताप मंडल सबसे निचली होती है, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो मित्रों राइट आंसर बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो आता है विकल्प नंबर प्रथम, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। प्रथम विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है, प्रदूषक गैसों का विनाशकारी प्रभाव क्या है? इससे क्षार वर्षा होती है, इससे अम्ल वर्षा होती है, इससे घरेलू जल, या फिर इससे उपयोगी जल होता है? तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा कि जो प्रदूषण फैलाने वाली गैसें हैं उसका क्या परिणाम आता है? मित्रों इसका राइट आंसर है प्रदूषक गैसों से अम्ल वर्षा होती है। तो मित्रों यहां दूसरा विकल्प सही है, अम्ल वर्षा प्रदूषक गैसों का ही मिश्रण होती है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है, यौगिक, तत्व, मिश्रण या मिश्र धातु? तो साथियों अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मित्रों राइट आंसर है प्रश्न नंबर 18 में उसको तत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तत्व उसको कहा जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है तो उसको तत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 19 का कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? मित्रों राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। चौथा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? अलवर में सर्वाधिक वर्षा होती है, उदयपुर में, या फिर माउंट आबू में, या फिर कोटा में? तो मित्रों इसका सभी को आंसर पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में कहां पर होती है? माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है। अतः तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर बताइए कि जो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में किया जाता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मित्रों इसका राइट आंसर है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। स्थानीय समस्या, जो विद्यालय में जो समस्या होती है उनका समाधान किसके माध्यम से किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न नंबर 21 में दूसरा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ है किस देश में? जापान में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, या भारत में हुआ है? तो मित्रों सामाजिक विज्ञान का विकास कहां पर हुआ है? राइट आंसर आपको बताना है।
साथियों इसका राइट आंसर है सामाजिक विज्ञान का विकास अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। अतः यहाँ पे तीसरा विकल्प ही इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23वां प्रश्न है, दल शिक्षण में अध्यापकों का चयन किया जाता है। एक प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है, तीन प्रकार से किया जाता है या चार प्रकार से किया जाता है। तो मित्रों दल शिक्षण में अध्यापकों का चयन कितने प्रकार से किया जाता है? साथियों राइट आंसर रहेगा दल शिक्षण में अध्यापकों का चयन तीन प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है कि एक तो एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापकों का दल बनाया जाता है, या फिर अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापकों का दल बनाया जाता है, या फिर अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग विषयों के अध्यापकों का दल बनाया जाता है। इस प्रकार से तीन विधियों द्वारा अध्यापकों का चयन किया जाता है दल शिक्षण विधि में। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान देने वाला, सुगमकर्ता, मित्र और प्रबंधक। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, वर्तमान समय में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? साथियों इसका राइट आंसर है सुगमकर्ता। अब देखो कई मित्रों ने मित्र भी लगाया होगा, क्यों? क्योंकि कि भाई यहाँ शिक्षक तो विद्यार्थी मित्र नहीं होते, सुगमकर्ता। सुगमकर्ता मतलब उनको अच्छा निर्देश देने वाला, सीधे तरीके से सरल तरीके से बालकों को सिखाने वाला। मित्रों दूसरा विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक और योगात्मक ये सीसी के दो प्रकार होते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य और मौखिक प्रश्न। तो मित्रों कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? इसका सही आंसर है सत्र परीक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, क्योंकि ये तो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती है, जबकि प्रश्नोत्तरी और खेल, मौखिक प्रश्न, दत्त कार्य ये सभी रचनात्मक आकलन में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। वह चर्चा जिसमें प्रश्न पूछने का समय दिया जाता है उसे गोल मेज कहते हैं, उसे फोरम कहते हैं, या उसे व्याख्यान कहते हैं, या उसे आयोजन कहते हैं। तो साथियों राइट आंसर बताइए, जिसमें प्रश्न पूछने का समय दिया जाता है उस चर्चा को किस नाम से जाना जाता है? मित्रों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा उसको फोरम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है उसको? फोरम उसको कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही है। चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। 27वां प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। चित्रों को बनाने के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, चार्ट बनाने के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, पुस्तक में चित्र दिखाने के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, या चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? मित्रों इसका राइट आंसर है चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लैनल बोर्ड एक खादी का एक कपड़ा होता है जो बिल्कुल दीवार पे चिपका दिया जाता है एक निश्चित आकृति में। फिर उसके बाद में उस पर एक मोटा कपड़ा होता है वो खादी का, फिर उस पर चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं, जो चित्र छात्रों द्वारा या फिर किसी अध्यापक या अन्य किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। उनको क्या करते हैं, छात्र अपनी सुविधा अनुसार उस फ्लैनल बोर्ड पर चिपका देते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 28वां प्रश्न है, कलम को सही ढंग से नहीं पकड़ पाना गामक कौशल संबंधित समस्या है, रुचि की समस्या है, मनोवृत्ति की समस्या है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई बालक कलम को ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है, तो इस समस्या को क्या कहा जाएगा? मित्रों राइट आंसर है गामक कौशल संबंधित ये समस्या है, उसको लेखनी पकड़ना या कलम पकड़ना या पेन पकड़ना नहीं आ रहा है, तो ये चीजें गामक कौशल के अंतर्गत आती है। पहला विकल्प इसका सही है। 29वां प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? RTI, RTE, RTCP और REI। तो मित्रों राइट आंसर बताइए
कि कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करना है, ये किस कानून की देन है? मित्रों राइट आंसर है RTE। लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया है कि कक्षा 8वीं में आप बालक को अब फेल कर सकते हो, रोक सकते हो वहां पर बालक को। प्रश्न नंबर 30वां है, 30वां प्रश्न है RTE 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना के लिए, आपदा राहत कार्य के लिए, चुनाव संबंधी कार्य के लिए या पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए। तो मित्रों RTE 2009 क्या कहती है कि आप अध्यापक को इस कार्य के लिए नहीं लगा सकते। साथियों राइट आंसर है आप अध्यापक को पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पहले अध्यापक पहले पल्स पोलियो कार्यक्रम में कार्य करते थे, लेकिन जब से RTE 2009 आई है वहां से ये कार्य जो पोलियो की दवाई पिलाने का था वो अध्यापक से हटा दिया गया और वर्तमान में तो भारत पोलियो मुक्त देश घोषित भी कर दिया गया है। तो मित्रों यहाँ पे चौथा विकल्प इसका सही रहेगा प्रश्न नंबर 30 में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस वीडियो ने आपकी जरूर कुछ ना कुछ हेल्प की होगी, जरूर कुछ ना कुछ नया ज्ञान आपको इस वीडियो से मिला होगा। तो दोस्तों बहुत ही जल्द बुद्धि की क्लास भी अपलोड करने वाला हूँ, उस क्लास को भी जरूर से जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।